नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इसरो के गठन के बारे में, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, साथ ही साथ इसकी उपलब्धियां क्या है और इसरो के पहले के कौन से ऐसे संगठन थे जो कि काम करते थे स्पेस के सेक्टर में, किसके अंतरिक्ष के क्षेत्र में कौन से ऐसे संगठन जो थे वो इसरो के पहले जो काम करते थे। इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो इसरो जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक संगठन। ठीक है, और ये अब तक जो इसने कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां इसने हासिल करी है, वो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारतीय समाज के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से ये आप कहो कि महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, फिर है कि किस प्रकार से इसरो का जो संगठन है उससे पहले के ऐसे कौन कौन से संगठन हुआ करते थे। ठीक है, तो इसरो से पहले संगठन हुआ करता था इनकोस्पार। क्या हुआ करता था? इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद, इस प्रकार से एक यहाँ पर एक समिति हुआ करती थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। और इन विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह। किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई। और ये देखिए विक्रम साराभाई है और ये है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों का जो है वो आप कहो कि इन दोनों की बहुत बड़ी भागीदारी रही, बहुत बड़ी भूमिका रही भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को शुरू करने में और उसको आगे बढ़ाने में। अब ये जो इनकोस्पार था, इस इनकोस्पार का उद्देश्य उस टाइम में क्या हुआ करता था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत करना, साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना और शोध के क्षेत्र में योगदान देना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था इनकोस्पार का। किसका? इनकोस्पार जो था उसका उद्देश्य हुआ करता था। इनकोस्पार का क्या महत्व रहा? इनकोस्पार के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी और इसरो के गठन का आधार बना। ये जो है इनकोस्पार, ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान जो है उसकी नींव ये रख देता है। कब? 1962 में। और बाद में 1969 में जाकर इसरो बनता है और इसरो की आधारशिला के रूप में काम करता है यही इनकोस्पार। समझ आई आपको बात? ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो ये थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो था, इसकी भी स्थापना की गई, इसका भी गठन किया गया है ना। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। हाँ जी, तो ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो था, इसकी स्थापना की गई कब? 1963 में। और 1963 में की गई, मगर कहाँ की गई? तो थुम्बा। थुम्बा कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ? केरल में। यहां पर इसकी स्थापना की गई थी कब? 1963 में। ठीक है, उद्देश्य क्या हुआ करता था इसका? तो इसका उद्देश्य था, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च केंद्र हुआ करता था जहां से भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। और जब हम अपना पहला रॉकेट जब हमने लॉन्च किया था तो इस प्रकार देखिए, बैलगाड़ी और साइकिल पर रख रख के इस प्रकार से हम लेके जाते थे अपने रॉकेट्स को। ये चित्र जो है ये वास्तविक चित्र ही है। तो ये स्थिति उस काल में हमारे देश की हुआ करती थी। तो सोचिए कहाँ से हम कहाँ उठकर आए हैं। इसमें हमारे देश के जो लीडरशिप हमारी उस काल की रही, उसका भी हमें आभारी होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पर हम देखें तो पहला जो उपग्रह था वो हमारा हुआ करता था आर्यभट्ट। क्या हुआ करता था? आर्यभट्ट नाम का उपग्रह जो था वो पहला उपग्रह हमारे देश का हुआ करता था। हालांकि इसके बनाया इसरो ने था। किसने? इसको बनाया इसरो ने ही था, परंतु इसको लॉन्च इसरो ने नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो है इतनी विशेषज्ञता नहीं थी लॉन्च करने के क्षेत्र में। तो इसको हमने किया था, फिर सोवियत संघ के माध्यम से हमने इसको लॉन्च करवाया था 1975 में आर्यभट्ट। तो याद रखना पहला अपना उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट, है ना। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस उपग्रह को लॉन्च करके भारत ने पूरे विश्व में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवा दी थी कि भैया हम भी कुछ हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं, हमारे पास भी एक क्षमता है। आज तो इसरो का देखिए नाम है पूरी दुनिया में, अमेरिका तक लोहा मानता है। ठीक है,
और बाद में देखिए इन्हीं संगठनों और ये जो कार्यक्रम हुआ करते थे, इन्हीं कार्यक्रमों ने बाद में इसरो की नींव रखी थी। इसरो जिसे आज हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्हीं सब कार्यक्रमों ने, जैसे कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इन सब ने ही इसके इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। अब आ जाते हैं हम इसरो के ऊपर कि इसका उद्देश्य और महत्व क्या हुआ करता था। तो इसरो का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य हुआ करता था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, कि जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, क्या है, जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, उस स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध करना और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का विकास करना इसरो का महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था। और इसरो जो देखिए स्वदेशी रूप से उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, ठीक है, रॉकेट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करता रहा है भारत में, जिससे भारत अपने अंतरिक्ष आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन सका है। आज हम अपने जो उपग्रह हैं वो स्वदेशी रूप से भेज सकते हैं, है ना। फिर मानवाधिकार और समाज विकास के लिए भी अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष का ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसका महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है मानवाधिकार और समाज विकास में। अब कल को यूपीएससी पूछ ले कि मानवाधिकार और समाज विकास के लिए इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आप कैसे बताओगे? तो हम ये बताएंगे कि अंतरिक्ष का जो ये क्षेत्र है, इसमें इसरो ने बहुत सारे उपग्रह और बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनके माध्यम से जैसे कि कृषि हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार इससे हुआ। आप कहोगे सर शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे सुधार हुआ? तो टेलीमेडिसिन किसकी वजह से हुआ है? सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट किसने भेजा? इसरो ने भेजा। हम करें तो दूरस्थ हम शिक्षा देखें तो वो किसकी सहायता से शुरू हुई है? ये सब की सब इसी की सहायता से शुरू हुई है। आप आज यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो तो एक सैटेलाइट काम कर रहा है ना इसके पीछे। किसने भेजा? इसरो ने भेजा, है ना। फिर हम देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य भी किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया था। और जो इसके विभिन्न पहलू हैं उनका अध्ययन ये करता है, और सिर्फ इंडिया लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। और इसरो तो अपना लोहा मनवा ही चुका है। अगर हम देखें मानव विकास के लिए क्या महत्व है इसका, मानव विकास के लिए देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है, इस प्रकार से सीधा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है भाई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के अचीवमेंट क्या है, ये तो अपना सीधा सीधा टॉपिक है मेंस में, तो वहां यहां से क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। तो मानव विकास के लिए क्या महत्व रहा इसरो का? तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसरो ने बहुत बड़ी आप कहो कि इसकी भूमिका निभाई है ना। जैसे ई लर्निंग हो गया, एडुसेट करके एक सैटेलाइट है, और सुदूर संवेदन जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह है, इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो पाया। वो पिछड़े क्षेत्र जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाता था, भाई जो शहरों में रह रहे हैं, अमीर हैं, वो तो जाके आराम से शिक्षा हासिल कर सकते हैं, परंतु वो जो गरीब क्षेत्रों में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, उन लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा किसने पहुंचाई? इन सैटेलाइट के माध्यम से पहुंची। और ये कार्य किसका रहा? ये इसरो का कार्य रहा। आज यूट्यूब पर बैठ के आप क्लासेस देख रहे हो, कितना सस्ता हो गया ना। अगर आप दिल्ली में आके अगर आप आईएएस की और इसकी कोचिंग लेते हो तो आपके 2 लाख रुपए के आसपास जो है वो फीस जाती है, 2-2.5 लाख रुपए, परंतु आप बहुत ही कम कीमत पर आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। इसरो की देन है भाई। कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी देखें तो इसरो जो है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिमोट सेंसिंग तकनीकें जो हुआ करती है, क्या है रिमोट सेंसिंग तकनीकें? पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। इस रिमोट सेंसिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन तकनीकों के माध्यम से यहाँ पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में, जल संसाधनों की निगरानी करने में कि कितना जल संसाधन है, नदी कहाँ है, तालाब कहाँ है, जल सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, कौन सी झील सूख रही है, ये सब रिमोट सेंसिंग से हमें पता लगता है ना, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होती है उनसे हमें पता लगता रहता है। साथ साथ मौसम का पूर्वानुमान करने में भी हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, जैसे कि वर्षा जो है वो कब होगा, कब तूफान आएगा, कब चक्रवात आएगा, इन सब चीज़ों से हमें पहले पता लग जाता है कि इस बार वर्षा जो है किस प्रकार की होगी। ये सब सैटेलाइट के माध्यम से होता है, और ये विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए लाभकारी हमेशा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पीड़ित होता है इनसे वो ग्रामीण क्षेत्र और जो पिछड़े क्षेत्र है वही होते हैं। फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे बाढ़ आने की संभावना कहाँ है, सूखा कहाँ आया है, ये सैटेलाइट के माध्यम से पता लग जाता है ना। भूकंप का पूर्वानुमान भी किया जा सकता है, और राहत कार्यों में भी त्वरित मदद इनसे की जा सकती है। हाँ कि भाई यहाँ पर देखिए, हम सैटेलाइट की मदद से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आई है, यहाँ सूखा आया है, यहाँ पर फसलें इस बार तबाह हो गई है, इनका सब पता लग जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर
पिछड़े क्षेत्रों के लिए योगदान अगर हम देखें कि जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस प्रकार से इसने योगदान किया है इसरो ने। ठीक है, तो इसरो के द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए संचार सेवाएं मुहैया करवाई गई है ना। आज हम यहाँ दिल्ली बैठकर पिछड़े से पिछड़े इलाके में, किसी गांव के इलाके में, दूर बॉर्डर किनारे राजस्थान का कोई गांव हो, वहां पर भी हम आज बैठ के बात कर सकते हैं। कहाँ सुदूर नॉर्थ ईस्ट, कहाँ सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के किसी पिछड़े गांव में बैठकर हम यहाँ दिल्ली से बात की जा सकती है, सीधा सीधा फेस टू फेस बात की जा सकती है। वहां की किसी ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री सीधे मुखातिब हो सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात। मौसम पूर्वानुमान किया जा सकता है कि कब बिजली कड़केगी, कब देखिए आप बारिश होने वाली है, कब बाढ़ आने की संभावना, कब चक्रवात आने की, सुनामी आने की संभावना है। इन सब का पता सैटेलाइट्स के माध्यम से लगाया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में पता लगाया जा सकता है कि हाँ इस बार बारिश नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, तो किसान ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस बार हम ये वाली कृषि नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बारिश होगी नहीं, या हम ये वाली कृषि कर सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी बारिश होगी। फिर आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और नवाचार ये आपदा प्रबंधन में लेके आया कि किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। बट उसमें आप कहो कि रेस्क्यू से लेकर रिहेबिलिटेशन तक का पूरा जो है इसमें, पुनर्वास तक का पूरा कार्य इसमें आ जाता है। जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है इनसेट, और जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, इन्हें दूर दराज के इलाकों में संचार और संसाधन प्रबंधन में सुधार अवश्य ही किया है ना। डिजास्टर रेस्क्यू से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड हो, इमरजेंसी सेफ्टी से रिलेटेड हो, मेरीटाइम अफेयर्स से मामला हो, किसी को ट्रैक करना हो, ये सब के सब सैटेलाइट के माध्यम से किया जा सकते हैं। और ये सब के सब किसकी देन है? ये सब देन है इसरो की। हमें धन्यवाद बोलना चाहिए इसरो को और इसके पूर्वगामी संगठन जिसको इनकोस्पार्क कहा जाता था। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इसरो की प्रमुख प्रमुख उपलब्धियां क्या है, ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो इसरो ने अब तक जो है वो प्राप्त की है, अचीव की है। तो यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है, मेंस में। प्रीलिम्स में तो बन ही सकते हैं, मगर मेंस में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये ऐसा कैसा टॉपर क्या, माफ कीजिएगा, टॉपिक ऐसा कैसा हमारे यहाँ है। इसरो की मदद से हमें स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण प्राप्त हुआ है। प्रक्षेपण करना जो है, स्वदेशी रूप से उपग्रह को हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, आज लॉन्च कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, आर्यभट्ट अपना पहला जो उपग्रह था वो कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था, कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट को हम खुद लॉन्च नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने किससे? यूएसएसआर से करवाया था। परंतु इसरो ने इस प्रकार से कार्य किया है और अपना लोहा मनवाया है कि अब हम अपने जो भी उपग्रह उनको खुद जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आज हमारे पास पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल अपने पास, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने पास है ना। ये भारी भारी है। एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने पास है। तो तमाम तरीके के लॉन्च व्हीकल आज अपने पास हैं। इसकी मदद से हमने देखिए चंद्रयान 1 भेजा, 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेज दिया, जिसने चंद्रमा की जो धरातल है उसके ऊपर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। और इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये जता दिया कि हम भी जा सकते हैं, स्पेस में जो है हम भी जा सकते हैं, चांद तक भी हम पहुंच सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये लॉन्च व्हीकल जो है वो पूरे प्रकार है जहां से हमने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल हुआ करता था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे एसएलवी कहते थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर इसमें बूस्टर लगा दिए जाते हैं 2, और इसको एएसएलवी कहा दिया जाता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में अपने आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें और सारे ज़्यादा बूस्टर होते हैं, और इसमें फिर जो है वो 4 इसमें आगे स्टेजेस होती हैं। इन लॉन्च व्हीकल्स के बारे में भी एक लेक्चर में हम अलग से जानेंगे कि एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जेएसएलवी जो है इनमें क्या फ़र्क है और क्या जो है इनमें अंतर है और क्या इनकी विशेषता है, इनके बारे में जानेंगे। मगर अभी समझ लीजिए पीएसएलवी में यहाँ पर 4 स्टेजेस होती है, जीएसएलवी में यहाँ पर इसमें 3 स्टेजेस ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इसमें होती है। और ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अगर सामान को ले जाना हो अंतरिक्ष में तो यहाँ से ले जाया जा सकता है माल को। और जीएसएलवी मार्क 3 जो है, तो ये तो सबसे भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए, 4 टन से भी ज़्यादा भारी वस्तुओं को अगर ले जाना हो तो जीएसएलवी मार्क 3 काम में आता है। फिर है जैसे कि मंगलयान हमने भेजा, 2013 में हमने मंगलयान भेजा और मंगल ग्रह के ऊपर हमने पता लगा लिया, और पहला एशियाई देश और विश्व का सबसे सस्ता मंगलयान मिशन हमने भेज दिया। यानी कि हॉलीवुड की किसी एक मूवी से भी कम खर्चा आया हमारे इस मंगलयान को भेजने में। ठीक है। फिर गगनयान जो है, ये इसका भी हम प्लान बना रहे हैं कि भारत में जो है वो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो वहाँ पर रहेंगे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, हम जो है वो मानव यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री अपने भेजेंगे।
आधुनिक उपग्रह और पृथ्वी अवलोकन के लिए हमने बहुत सारे उपग्रह भेजे, है ना। हमने मतलब इसरो ने, जैसे कि इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, इस प्रकार से हमने भेजा। जी सेट पूरी की पूरी श्रेणी है, कार्टोसेट है, रिसोर्स सेट है। कॉमर्शियल लॉन्चिंग की सेवाएं भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसरो प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरे देश जो है वो किराए पर हमसे इसरो से जो है यहाँ पर सैटेलाइट भिजवा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े देश, यहाँ तक कि यूएसए भी जो है वो भी हमसे यहाँ पर भिजवा रहा है सैटेलाइट्स कॉमर्शियल उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे अचीवमेंट्स रहे हैं अपने। और हम देखें तो चंद्रयान को तो अब आप देख ही सकते हैं कि हमने रोवर तक वहां पर उतार दिया, लैंडर विक्रम, है ना। इस प्रकार से ये आज का लेक्चर हो गया, जिसमें हमने पूरे इसरो की पूरी जर्नी के बारे में देख लिया है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स प्लस मेंस में बन सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।